हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माता स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का समय किन बातों पर निर्धारित करता है? कि जो पूरे वर्ल्ड का टाइम है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस देश में क्या टाइम हो रहा होगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश के पूर्व साइड में जो देश हैं उनका टाइम हमसे पहले है और हमारे बाद जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका टाइम हमसे आगे है। वो कैसे होता है, वो किस तरीके से डिसाइड होता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में गर्मी कितनी होती है, कैसे होती है, और हमसे ऊपर वाले देशों में ठंड होती है तो वो किस प्रकार होती है। आज हम इन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। अब जो इन चीज़ों को डिसाइड करती हैं वो होती हैं आपकी दो चीज़ें, देशांतर और अक्षांश। ये दो प्रकार की रेखाएं हैं जो कि पृथ्वी पर मौजूद होती हैं, जिन्हें हमने सिर्फ कल्पना मात्र के लिए मान लिया है। दीज आर ओनली इमेजिनरी लाइन्स, दे आर नॉट प्रेजेंट एक्चुअली एंड दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ओनली जस्ट दे आर इमेजिनरी। ओके, तो ये लाइन्स होती कैसे हैं, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास दो डायग्राम है अर्थ के। ओके, और इन दो डायग्राम की सहायता से हम समझने वाले हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो देखो, जो लैटिट्यूड शब्द आपको दिखाई दे रहा है, लेटिट्यूड से आप क्या समझ सकते हो कि लेटना। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बच्चा, या मान लो चिंटू भैया है हमारा, वो चिंटू भैया कैसे सो रहा है, और सो कैसे रहा होगा, इस तरीके से, मतलब लेटे हुए सो रहा है। कैसे सो रहा है, लेटे हुए सो रहा है। तो ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टली होती हैं या लेटी हुई होती हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड वो लाइन होती हैं जो खड़ी हुई होती हैं या लंबी लंबी होती हैं। अभी ये चिंटू बेटा आपका खड़ा हो गया, मतलब पहले सो रहा था अब खड़ा हो जाता है, और खड़े होने पर ये लाइनें कैसे प्रदर्शित करेगा, खड़ी खड़ी। पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं हैं, पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं हैं वो आपको क्या बताएंगी, लॉन्गिट्यूड के बारे में बताएंगी। लॉन्गिट्यूड, इन्हें बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो इसमें मैं एरो बना देता हूं कि अक्षांश क्या होती है, लैटिट्यूड, और देशांतर क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड। ये दो तरह की रेखाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर इमेजिनरी होती हैं। अब इनको हम नंबर बाय नंबर डिस्कस कर लेते हैं कि इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। वैसे आपने कभी सुना होगा या नहीं भी सुना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी कि तुम्हें इनके बारे में शायद पता भी हो, लेकिन अगर तुम्हें पता भी है ना तो उससे भी बेहतर और उससे भी ज्यादा आज तुम जानने वाले हो। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लैटिट्यूड की बात करेंगे कि लैटिट्यूड होते क्या हैं और कैसे होते हैं, इनको डिफाइन कैसे करेंगे, और अलग अलग लाइंस किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। अब देखिए लैटिट्यूड, इन्हें बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, तो ये वह रेखाएं हैं जो कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो इसे इंग्लिश में लिखिए, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड they are temperature coordinate, they are temperature coordinates। हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, मतलब तापमान की जानकारी देंगी आपको, तापमान की जानकारी देंगी। और इसे वैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस बात पे भी गौर कीजिए कि पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए, पृथ्वी का केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री
पर खींची गई क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। अब भाई ये 0 डिग्री लाइन होगी कहां पर हमारी? ये सेंटर से 0 डिग्री पर, सेंटर से 0 डिग्री पर, या इधर बोल सकते हैं 0 डिग्री पर, ठीक है, होती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच पाई जाएगी ये। ठीक है, अब ये 0 डिग्री लाइन कहती क्या है? 0 डिग्री लाइन या लैटिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। नंबर 1 नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर, और सेकंड वन सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है 0 डिग्री के अपर साइड का जो हिस्सा है, इसे हम नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं उसे उत्तरी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री के डाउन साइड में है उसे हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये दो हेमिस्फेयर हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि 0 डिग्री लाइन डिवाइड करती है। अब बात करें कि सेंटर से 0 डिग्री का कोण कहां तक जाता है, तो ये जाता है 90 डिग्री तक। कहने का मतलब क्या है? यहां तक 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब बात करें कि कितनी लैटिट्यूड्स लाइन, कितनी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर मौजूद होती हैं, तो देयर आर 181 latitudes on अर्थ। लेकिन कुछ कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितने लैटिट्यूड्स हैं? 179। 179 क्यों हैं? देखो, जो 2 चीजें हैं, जो 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में और 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में, दीज आर ओनली द पॉइंट्स, दे आर नॉट latitudes, they are not actually line. That's why some scientist says that there are only 170 latitudes and 2 are the poles, north pole and south pole. अब बात करें हम कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री पे पहुंचेंगे, 1 डिग्री से हम और आगे चलते चले जाएंगे। तो जो 0 डिग्री से 1 डिग्री का जो गैप होता है, 0 डिग्री से 1 डिग्री का जो गैप होता है, वो करीब 110 से 111 किलोमीटर अप्रॉक्स में मापा गया है। अप्रॉक्स में मापा गया है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच की, और ये डिस्टेंस इक्वल रहती है, पैरेलल रहती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? दीज लैटिट्यूड्स आर दी पैरेलल लाइंस। कैसी होती हैं ये? समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब बात आई कि जो 0 डिग्री लाइंस होती हैं ये पैरेलल तो होती हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल इन लेंथ। लंबाई में
बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, ये लंबाई में बराबर नहीं होती हैं। अब बात करें कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लाइन होती है 0 डिग्री की लाइन, जिसे हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। और ये ग्रेट सर्कल जो 0 डिग्री का जो पूरी पृथ्वी पर बना होता है, इसकी लेंथ होती है 40,075 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए, इससे हमें अर्थ की शेप का पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ग्रेट सर्कल होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इनको पॉइंट मार्क जरूर कर लेना कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये हमारा नंबर 9। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और लैटिट्यूड के जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब इनमें कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो है हमारे 5 हैं। ठीक है, 5 हैं। और ये देखो याद रखना, जैसे मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बता दी, ये साउथ डायरेक्शन बता दी, तो यहां पर भी ये साउथ साउथ के लैटिट्यूड होंगे और ये नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन वाले लैटिट्यूड होंगे। ठीक है, तो इसमें 5 होते हैं हमारे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। इन लैटिट्यूड की सहायता से आप जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर कहां से किस तरफ शिफ्ट होता है, या ओशियनिक करंट है जिसे बोलते हैं महासागरीय धाराएं, वो किस तरफ से किस तरफ जाती हैं, इन सभी लाइंस के थ्रू हम समझ पाएंगे, इन सभी लैटिट्यूड्स के थ्रू हम समझ पाएंगे। वो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पहले लैटिट्यूड की बात करें तो पहला लैटिट्यूड क्या होता है? जो ग्रेट सर्कल है हमारा, ग्रेट सर्कल 0 डिग्री सर्कल। 0 डिग्री को बोलते हैं हम इक्वेटर, जो इक्वेट कर रहा है दोनों ही गोलार्ध को, दोनों ही हेमिस्फीयर को। 0 डिग्री इक्वेटर, इसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इसे अगर ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ में इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कहेंगे कर्क रेखा। फिर आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, इसे बोलेंगे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे के जो 2 हैं वो होते हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसके बाद जो आएगा वो आएगा 66 और आधी, मतलब 66.5, 66.5 साउथ। ये होगी आपकी अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इसे बोलेंगे अंटार्कटिक व्रत। और 2 तो आपको पता ही है, एक नॉर्थ में 90 डिग्री, एक साउथ में 90 डिग्री, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर इनकी लोकेशंस की बात करें तो लोकेशंस ये तो 0 डिग्री, ये तो इक्वेटर हो गया आपका, इक्वेटर। ये होती है आपकी 23.5 की डिग्री की नॉर्थ में, इसे बोलेंगे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
66.5 डिग्री की, इसे बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, और नीचे 23.5 साउथ, इसे बोलेंगे कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसे बना सकते हो चाहो तो, मकर, भूमध्य, कर्क, आर्कटिक, और 66.5 साउथ, इसे बोलेंगे अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पृथ्वी पर इन लाइंस को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इनके टेम्परेचर की बात करें, जैसे मैंने बोला था कि टेम्परेचर कैसे संबंधित होती हैं। देखो ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री लाइन पर सन की रेज ऑलवेज 90 डिग्री इंक्लाइंड होती हैं। कहने मतलब क्या, सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने की वजह से इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैं अभी इसे मिटा के फिर दोबारा से बताता हूं। देखो अब ये हमारी पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी को मैंने सारी लाइंस को डिनोट कर दिया है। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। देखो यहां पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी, एकदम एरिया एकदम हो जाएगा गर्म, जिसे बोलेंगे हम टोरिड जोन। ऐसी जगह जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो, तो ये वाला जो इलाका है गर्मी की वजह से पूरे तरीके से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इस जोन को नाम क्या दे दिया है, टोरिड जोन। इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया था कि 0 डिग्री या फिर जो 0 डिग्री से 1 डिग्री के गैप को, जो डिग्रीज का गैप होता है, उस गैप को हम जोन कहते हैं, जोन या फिर कटिबंध। ठीक है, अब बात करें यहां पर क्या हो जाती हैं, रेस डिक्लाइन हो जाती हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है कि वो टिल्ट हो जाती हैं, तिरछी पड़ जाती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहां पर पूरी तरीके से गर्मी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, यहां पर गर्मी नहीं पहुंच पाई और यहां पर गर्मी नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो ये वाले इलाके जो होते हैं, इन पर तो पूरे तरीके से बर्फ जमी होती है, इसीलिए इन्हें फ्रिज जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिज जोन। ये दोनों होगी फ्रिज जोन। अब फ्रिज जोन से यहां से ठंडक बढ़ेगी आगे की तरफ, और ऊपर से भी ठंडक बढ़ेगी आगे की ओर। यहां क्या था, हमारी गर्मी थी, और यहां गर्मी से ठंड की ओर हवाएं ऊपर की तरफ चली गई। तो इस तरह की सिचुएशन में एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है, ऐसे कटिबंध का निर्माण होता है, जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। और ये टेम्परेट जोन को हिंदी में कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। और जो फ्रिज जोन है, और फ्रिज जोन को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि जो एयर है या विंड है वो किस साइड चलती हैं, ठंडे से गर्म की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ किस तरह से चलती हैं, साथ के साथ जल धाराएं भी किस तरफ चलती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, उच्च दाब, निम्न दाब, उस सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम सीधे 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे, क्योंकि अब हम इनका धीरे धीरे छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये कहां कहां होकर गुजरती हैं और किन किन क्षेत्रों में पड़ती हैं। लैटीट्यूड के 5 पार्ट की हम बात करें, 5 में से एक पार्ट है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं इक्वेटर, कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा के बारे में हमने ये चर्चा तो की हुई है
कि ये क्या होती है, एक बीच की लाइन है, पृथ्वी पर बीच की लाइन है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर देती है। लेकिन जो 0 डिग्री लाइन है वो किन किन देशों से या फिर किन किन द्वीपों से होकर निकलती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा के आधे नीचे में भारत आता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ही है। और बाकी ये हमारा एशिया के अंदर है इतना, और एशिया के अंदर यहां पर कुछ हमारे आइलैंड्स पड़ते हैं जो एशिया के हैं, ठीक है, इस जगह पर। तो ये सब कहां आते हैं, इक्वेटर के बीच में आते हैं। तो नंबर 1 हमारा क्या पढ़ेंगे यहां पर, एशियन आइलैंड्स, एशियाई द्वीप, द्वीपीय देश। दूसरा, भारत के साइड में एक और कंटिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो एक अफ्रीका कंटिनेंट पड़ेगा, अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। फिर जब हम इधर वेस्टर्न बिल्कुल साइड में पहुंच जाएंगे, वेस्टर्न के इधर आ जाएंगे, तो यहां पर एक और है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये इन जगहों से होकर 0 डिग्री लाइन गुजरती है। इस 0 डिग्री लाइन में साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ही एक अमेजन नदी है, और अमेजन नदी के नाम से ही एक अमेजन फॉरेस्ट है। वह इसी रेंज में आता है जहां पर साल के लगभग सभी दिनों में वर्षा होती है और बहुत अधिक मात्रा में होती है। और इस तरह के जो वन होते हैं जहां पर लगातार बारिश होती है और वो बहुत ऊंचे ऊंचे और घने वन होते हैं, सघन वन होते हैं, उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, जो लैटिट्यूड है, वो कहां होकर गुजरती है, हमने देखा भारत, भारत किस में आता है, एशिया में आता है, तो एशिया में होकर निकलती है, नंबर 1। दूसरा, एशिया से निकल रही है तो अफ्रीका से निकलेगी। तीसरा, मिड अमेरिका, मतलब अमेरिका के बीचों बीच से निकलती है, तो 3 जगह से तो यहां से निकलती है। साथ के साथ में ये सब कुछ वाटर बॉडीज से होकर भी निकलती है, वाटर बॉडीज से भी निकलती है। इनमें वाटर बॉडीज में कौन कौन आ जाते हैं, आपका पैसिफिक ओशियन आ जाता है नंबर 1 पे, पैसिफिक ओशियन। नंबर 2, बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको। देखो पैसिफिक ओशियन को प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर। बे ऑफ मैक्सिको मतलब मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। तीसरा निकलता है रेड सी से होके लाल सागर। और आपको कुछ लाल लाल सा लिखा भी नीचे दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन, तो उसे भी दबा देना जरूर, ठीक है, क्योंकि रेड सी से होकर निकल रही है ये। चौथा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, महासागर कहते हैं ओशियन को, महासागर। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है इसलिए उसका लिखा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। और कहां से होकर पास करती है, इजिप्ट की एक नासिर लेक है, कौन सी, नासिर लेक, इट पासिस थ्रू नासिर लेक, नासिर झील।
इट पासिस थ्रू नासिर झील ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की नासिर लेक से भी ये पास आउट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे महानदी, हमारे यहां पर जो महानदी है, महानदी कट्स इट ट्वाइस, इसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा को महानदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारी उससे ऊपर है हमारी आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल के ऊपर हम नजर बनाते हैं। अब बात की जाए आर्कटिक सर्कल की, तो आर्कटिक सर्कल कहां कहां से होकर पास होता है? आर्कटिक सर्कल, अभी तक हमने 2 चीजों की चर्चा कर रखी थी, अभी तीसरी है। ठीक है, तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वो आर्कटिक सर्कल किस पे होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब ये कहां कहां से होकर पास होती है? तो नंबर 1 रशिया, जिसे रूस कहते हैं। दूसरा अलास्का, अमेरिका में है ये। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन से पास होती है। चौथा ग्रीनलैंड से पास होती है। पांचवा कनाडा। छठा नॉर्वे। सातवां स्वीडन। इन प्लेसेस से होकर आर्कटिक सर्कल पास होता है। ठीक है, ये हमारे प्लेसेस हैं जहां से आर्कटिक सर्कल पास होता है। और ये याद रखना, ये सभी प्लेसेस जहां की बात की जा रही है सभी लगभग ठंडे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम चौथी बात, वो आएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 23.5 साउथ में, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहां कहां से पास होती है? देखो इसकी लोकेशन ये है, तो इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अभी हम बताएंगे कि कहां कहां होकर ये पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 0 डिग्री के साउथ में 23.5 साउथ डायरेक्शन में मौजूद होती है। ठीक है, अब ये कहां कहां होके पास होती है? तो एक हमारा देखो यहां पे ऑस्ट्रेलियन नामक महाद्वीप है, तो किससे पास होगी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 यहां पर ये साउथ अमेरिका है, थोड़ा सा और नीचे होगा। ठीक है, साउथ अमेरिका से पास होगी ये, साउथ अमेरिका से पास होगी। नंबर 3 एक साथ में यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आएगा, तो अफ्रीका से भी पास होगी। ठीक है, तो इन जगहों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। ठीक है, देखो ये तो मेरा रफली मैप है, आप चाहो तो वर्ल्ड मैप ले लेना, उसमें इंडिकेट करते चले जाना कहां पर क्या क्या मौजूद है। वैसे उसमें सारी चीजें आपको जीनोट मिलेंगी, सब उधर लाइन बनी हुई है, डिग्रीज लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहां से बस ये उठाना, डेटा को उठाना है और डेटा उठा के वहां पे इंडिकेट कर देना है, सीधा सीधा बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब बात करें हम लास्ट सर्कल जो है, जो कि अंटार्कटिक सर्कल है। अब हम बात करें
कि लास्ट हमारा अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल जो कि 0 डिग्री के साउथ में 66.5 डिग्री साउथ में लोकेट होता है, ठीक है, 0 डिग्री साउथ में। अब देखो इस पर सनरेज बहुत कम ही पड़ पाती हैं क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है। झुके होने के कारण जो सन की रेज हैं इस वाले पोर्शन पे तो पड़ जाती हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन अधूरा रह जाता है सन रेज से, जिस वजह से ये रेज ना पहुंच पाने की वजह से ये एरिया हमेशा कवर्ड विद आइस, ठीक है। इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट। और ये यहीं से होकर सिर्फ गुजरती है, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। आगे अगर हम बात करें कि ये तो हमारी सारी लाइंस हो गई, इन लाइंस के बाद हम किस पे जाएंगे? लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे। अब लॉन्गिट्यूड को समझना है तो वीडियो में थोड़ा सा और आगे तक जाना पड़ेगा, धीरे धीरे देखते जाओ, मजा आता जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और समझोगे तो पूरी दुनिया का समय तुम्हारी उंगलियों पे होगा। तो अपनी उंगलियों से ही पूरी दुनिया का समय, उनकी लोकेशन, सब कुछ बता पाओगे, ठीक है। अब इसमें जो 0 डिग्री लाइन होती है बेटा, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन longitude divides earth into 2 parts या 2 हेमिस्फेयर्स, ठीक है। कौन कौन से? नंबर होगा 1 होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और सेकेंडली होगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जो इस साइड वाला जो हिस्सा होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा, और जो इस साइड वाला हिस्सा होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा, ठीक है। और इनका जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन कितना होगा? एक्सटेंशन होगा 0 to 180 ईस्ट और 0 to 180 वेस्ट, ठीक है। तो दे आर हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स देयर? 360। कितने होंगे? 360। जितनी लाइंस उतने ही लॉन्गिट्यूड्स, तो दे आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। 360 लॉन्गिट्यूड्स हमें मिलेंगे। अब बात करें कि 360 लॉन्गिट्यूड तो हो गए, जो हमारी जोन्स होती हैं इसमें जोन्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? तो 15 डिग्री की एक जोन होती है, 15 डिग्री की एक जोन होती है, ठीक है। कोई बताऊंगा कि कितनी जोन होती है? 15 डिग्री की जोन होती है, तो देयर आर 24 जोन्स ऑन अर्थ, 12 इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 12 इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कहने मतलब है 12 ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले अपनाएंगे और 12 वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाले अपनाएंगे, ठीक है। और जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स टाइम कोऑर्डिनेट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज लॉन्गिट्यूड्स आर द टाइम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये टाइम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये टाइम को बताते हैं। अब देखो सब चीजें हो चुकी हैं, अब हम कैलकुलेशन समझेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस देश का समय लंदन से या फिर जो जीरो डिग्री लाइन है प्राइम मेरिडियन से आगे होगा या फिर पीछे होगा, वो किन बातों पर निर्भर करता है। और हमारी पृथ्वी किस डायरेक्शन में मूव करती है, इस बात पर भी हम चर्चा करें। अब हम इस टॉपिक के दूसरे पार्ट पर बात करने वाले हैं, जो कि है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड होते क्या है पहले तो वो जानते हैं। लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड। जैसे मैंने बताया था चिंटू बेटा खड़ा हो गया लंबा लंबा, इसीलिए वो लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी लंबी रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं अर्थ पर, उनको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ओके, तो ऐसी रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इन्हें देशांतर, देशांतर। ठीक है, अब ये लाइंस क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती है? दीज आर द वर्टिकल्स लाइन, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, दीज लाइंस join north pole to साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखाएं लॉन्गिट्यूड होती हैं। तीसरा क्या होगा? दीज लाइंस आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट पैरेलल। मतलब क्या है कि इनकी जो लेंथ होगी, इनकी जो लंबाई होगी वो बराबर होगी, लेकिन ये समांतर नहीं होंगी। लेकिन जो पिछला वाला जो टॉपिक था हमारा लैटिट्यूड, उसमें क्या था कि उसमें लेंथ इक्वल नहीं थी, लेकिन वो बीच में पैरेलल थी। ठीक है, और अगर ये इक्वल लेंथ में है तो इनकी लेंथ क्या है? मतलब इस तरह से जैसे हमारी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है इसकी? इस लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये होती है 40,005 किलोमीटर, ये अप्रोक्स है। ठीक है, 40,005 किलोमीटर। तो आपने देखा कि जो इस तरीके से जो लेंथ थी, ये जो लेंथ थी वो करीब थी 40,045 किलोमीटर, सॉरी 75 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, 75 किलोमीटर अप्रॉक्स थी। तो कहने का मतलब क्या है? इस तरह से पृथ्वी ज्यादा चौड़ी है और इस तरह से चपटी है, तो पृथ्वी का कुछ आकार कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी और वैसे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पाया जाता है कि यहां से क्या है, ये चपटी है और यहां से थोड़ी सी अंडाकार है। तो इसका जो आकार है वो क्या है? चपटा अंडाकार। इसे पूरी तरीके से अंडाकार नहीं कह सकते, ये क्या है? चपटा अंडाकार। मतलब अंडे को ऊपर और नीचे से थपड़ा दिया है और वो थपड़ा के क्या हो गया? चपटा हो गया है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवलेट स्फेरॉइड। ओवलेट स्फेरॉइड इसकी शेप होती है अर्थ की। ठीक है, तो हमने बात करी कि जो लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं लेकिन पैरेलल नहीं होती हैं। लेकिन इनका जो गैप होता है, इनका जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है। द गैप बिटवीन longitude is maximum at 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इनमें गैप पाया जाएगा। जैसे 0 डिग्री और 1 डिग्री की अगर लाइन जा रही होंगी इस तरीके से, तो जैसे ये इक्वेटर है, यहां पर मैक्सिमम गैप होगा और पोल्स पर जाने पर गैप क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पर इक्वेटर पर ये गैप जो होगा मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम गैप कितना होगा? वही 1 किलोमीटर अप्रॉक्स। देखो किस तरीके से, जैसे इस तरीके से ये दो लाइंस आ रही हैं और ये कट रही है, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 111 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है। वैसे 111.32 किलोमीटर कुछ इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम गैप होगा वो इक्वेटर पे होगा, और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कम होती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे कि कहां पर हमने
इसको मेन लाइन बनाया, कौन सी लाइन को मेन बनाया, जिससे हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करेंगे, तो वो होती है प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड जो होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री लाइन आपका मानक समय तय करती है किसी भी देश का, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि ये कहां पर, मतलब कहां पर जाकर जोन बदलती हैं, कौन सी जोन कैसे होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री लाइन जो है वो लंदन के ग्रीनविच प्लेस से होकर, ग्रीनविच प्लेस पर एक प्रयोगशाला है, क्या है, प्रयोगशाला, जिसे इंग्लिश में रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, ठीक है। लंदन के ग्रीनविच प्लेस से रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होती हुई ये लाइन निकलती है। अब जो ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन कहां कहां से होकर निकलती है, कौन कौन देशों से होकर निकलती है, तो वो उनकी लिस्ट यहां पर है। एक तो होता है इंग्लैंड जो कि लंदन है, ठीक है, इंग्लैंड। दूसरा है फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा घाना, छठा फासो, सातवां टोंगो, आठवां बुर्किना, ETC, ठीक है। एक आध दो और देश है वो देख लेना आप। साथ ही साथ ये जो लाइन है, ये लाइन सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिका को, किसको, अंटार्कटिका को 2 भाग में काटती है, ठीक है। अंटार्कटिका को 2 भाग में काटती है। सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ एक ही लैंड मास है अंटार्कटिका जिसको ये काटती है, अदरवाइज ये पूरी वाटर बॉडीज से होकर निकल के चली जाती है, ठीक है। अगर आपको वो समझ में ना आया हो कि किस तरीके से यहां पर गैप ज्यादा होता है और यहां पर गैप मिनिमम होता है, तो उसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो। जैसे सपोज कर लीजिए आपने घर पे संतरा खाया होगा, उस संतरे में खांफें होती हैं, खांफ तो जानते ही होगे, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो कि फुटबॉल है, खांफ जानते होगे। वैसे मैं इतना समझ सकता हूं कि उसका जो स्लाइस होता है उसको समझ सकते हैं आप, कि उसका जो स्लाइस होता है, स्लाइस किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक है। तो जो स्लाइस है, स्लाइस के जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, और मिडिल पार्ट क्या होता है, थिक होता है। ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री लाइन का ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब देखो यहां पर एक चीज और आती है कि इसकी जो अपोजिट होगी, 0 डिग्री के अपोजिट लाइन होती है, एक होती है 180 लाइन, 180 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री। ये 180 डिग्री लाइन जो होती है इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इसके क्रॉस करने पर एक दिन का लॉस हो जाता है और एक दिन का गेन हो जाता है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपने ये प्राइम मेरिडियन समझ में आ गया कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। अब हम ये जो चित्र है ना, इन चित्र को हम रेक्टेंगुलर शेप पे, जैसे हमारा मैप होता है उस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने पृथ्वी को खोल के रख दिया, मतलब अपने आप में 3D इमेज को मैंने अब 2D बना दिया है, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन से हम मानते हैं कि समय की शुरुआत होगी। अब थोड़े से हम इधर होंगे तो क्या इधर आने वाले जो देश होंगे उनका टाइम बिल्कुल बदल जाएगा, या इधर जो देश होंगे उनका टाइम बदल जाएगा, और हर एक डिग्री पर टाइम बदलेगा,
ऐसा नहीं है। ऐसा इस तरीके से हम छुटकारा पाने के लिए या इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए हमने 7.5 डिग्री का, कितने का, 7.5 डिग्री और 7.5 डिग्री का गैप को हमने एक यूटीसी लाइन बना ली। क्या बना ली? यूटीसी, जो कि 15 डिग्री की होती है। जो मैंने सबसे पहले बात करी थी कि ये एक जोन होती है। ये 15 डिग्री की जो जोन होती है इसे हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, और 15 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। 1 आवर कैसे होता है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 360 रोटेट करती है। कितनी रोटेट करती है? 360 रोटेट करती है। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। अगर मैं 1 आवर की बात करूं कि 1 आवर में कितनी रोटेट करेगी, तो 1 आवर में कितनी रोटेट करेगी? 360/24। 24 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 24 1 जा 24, 12 बचेगा, 24 5 जा 120, कितना आ जाएगा? 1 आवर में 15 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं कि 1 डिग्री कितने में घूम जाएगी, तो 1 डिग्री आपकी आएगी 1 आवर बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट अपॉन 15 कितना आ जाएगा? 4 मिनट। तो 1 डिग्री अर्थ जब मूव करेगी तो उसे कितना टाइम लग जाएगा? 4 मिनट लग जाएगा। इसी हिसाब से जो 15 डिग्री की जोन है, 15 से मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 आवर का एक जोन बना। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? यूटीसी। यूटीसी इसका मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। अब हमने जो मैप को ये टाइम कोऑर्डिनेट में बांट दिया है। यहां पर 1, यहां 2, यहां 3, 4, ऐसे करते करते 12 जोन होते हैं। इन 12 जोन में जो हमारी इंडिया है, अब जो इस जोन में आते गए वो अपना समय, जैसे अब यहां तक का जो समय था वो तो ठीक है, लेकिन यहां से जो आगे वाले थे वो अपने आप को इससे आधे घंटे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब 1.5 घंटे का हिसाब किताब बनता रहेगा, 30 मिनट आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब यहां पर 30 मिनट तो इसकी थी, 1 घंटा ये बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.3, मतलब 1 और आधा घंटा। ठीक है, 5 और 6 में हमारा इंडिया आता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स या जिसका एक्सटेंशन जो होता है 67 to 67 और 97 25। हमारा इंडिया 5 और 6 में आता है, जिसका एक्सटेंशन, जैसे हमारा ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो कितने में आता है? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, इतने के बीच में आता है। और ये जो गैप है ये करीब हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर 2 टाइम जोन बन सकती हैं, लेकिन अपने समय को हम इधर उधर ना करते हुए, बिना डिस्टर्ब के करते हुए, हमने एक मानक समय मान लिया, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय IST, जैसे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मान लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश के यूपी के मिर्जापुर, जो किसके पास है? इलाहाबाद के पास है। ठीक है, उस जगह से होकर निकलती है, जो कि कितने स्टेट से होकर जाती है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड है, वो किन 5 स्टेट से होकर निकलता है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेट से होकर लाइन गुजरती है। तो इसलिए हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 82 इंटू 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, हाफ डिग्री का मतलब 2 मिनट और ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएंगी? 330
मिनट, और 330 को मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे, जो कि हमारा मानक समय ग्रीनविच टाइम से या लंदन से हमेशा आगे रहता है। अब आगे रहने का भी सीन समझते हैं कि हम आगे कैसे हैं। देखो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे टिल्ट है और रोटेट करती है। हमें जो सूर्य है, सन है, वो किस डायरेक्शन में दिखता है? ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है। और पृथ्वी मूव किस डायरेक्शन में करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए हमें सूरज ईस्टर्न पोजीशन पे जितने भी कंट्री हैं उनको पहले दिखता है, और वेस्टर्न पोजीशन पे जितने कंट्री हैं उन्हें सबसे एंड में दिखता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद यहां पर 6 बजे सूरज निकल आया, और यहां पर जो भी टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे 6 घंटे जैसे सुबह AM हो रखा होगा, यहाँ शाम का 6 बज रहा होगा। ठीक है, शाम का 6 बज रखा होगा। जैसे जैसे सूरज इस तरफ से मूव करता हुआ आएगा, ठीक है, मतलब ये पृथ्वी घूमती हुई आएगी, ऐसा नहीं है सूरज आएगा, लेकिन अर्थ रोटेट करेगी। अर्थ रोटेट करती हुई आएगी और 12 घंटे पास करेगी। तो इस वाले हेमिस्फेयर के जितने भी कंट्री होंगे वो 12 आवर्स को बिता चुके होंगे, मतलब एक एक साइड से बिताते हुए चले आएंगे, मतलब टाइम पास होता चला जाएगा। और यहाँ पर 6 AM आने में 12 घंटे लग जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम यहां से यहां जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो समय इससे जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लाइन है, उससे प्लस होता चला जाता है। और जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तब समय घटने लग जाता है। ठीक है, अभी कुछ कैलकुलेशन से या कुछ क्वेश्चन से हम इसको समझ पाएंगे कि कितना और कैसे कैसे टाइम आगे और पीछे होता है। इसमें बेटा 0 डिग्री लाइन है। अब एक 3D मॉडल अपने दिमाग में सोच लो, जैसे कोई 3D है, 3D में मेरे पास एक, जैसे मैंने ये बल्ब ले लिया, ठीक है, ये बल्ब एक गोलाकार है, अंडाकार मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर इसका 0 डिग्री है और इसके जस्ट अपोजिट यहां पे कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो लाइन होती है उसे 180 डिग्री लाइन कहते हैं, और 180 डिग्री लाइन को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन के आगे और पीछे जाने पर, मतलब इंटरडेट लाइन को क्रॉस करके, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने पर हमें 1 डे का गेन होता है, 1 डे का लॉस होता है, वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी और आगे चलते हैं। अब देखो, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से प्राइम मेरिडियन जा रही है। अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूंगा तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम में क्या होगा? प्लस होगा। और जब मैं वेस्टर्न साइड में जाऊंगा, किसकी तरफ? वेस्ट साइड की तरफ, तो GMT में माइनस होगा। मतलब यहां के जो समय होंगे प्राइम मेरिडियन वाले से आगे होंगे और इधर वाले प्राइम मेरिडियन से पीछे होंगे, मतलब GMT में माइनस लग जाएगा। ठीक है, GMT माइनस और GMT प्लस। और इंडिया का कितना है? GMT प्लस 5:30। ठीक है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट का समय आगे है प्राइम मेरिडियन से इंडिया का समय। ठीक है, इंडियन का मैंने तुम्हें वो भी बता दिया कि उसकी जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है। यूपी के इलाहाबाद मिर्जापुर के नियर ये निकल जाती है लाइन। ठीक है, और ये 5 स्टेट से होकर निकलती है, वो सब चीजें मैंने बता दी हैं। अब बात करेंगे हम इनके कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, वो देखिए। जैसा कि ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो फोन पर बात कर रहे हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट हैं। कहने का मतलब है ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में कितना है? यहाँ 15 डिग्री है और यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इनके बीच का गैप कितना है? ऐसा मत करना कि 45 माइनस 30 कर दो, 15 कर दोगे तो 30 आ जाएगा, ये इसका गैप है। नहीं, 15 तो ये यहाँ तक आएगा 0 तक। ठीक है, यहाँ तक 15 0 तक आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से 45, तो कितना हो जाएगा?
15, 45, 60 डिग्री का गैप है। इनके बीच में कितने का गैप है? 60 डिग्री का गैप है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 4, 6 4 जा 24, कितना हो गया? 24 मिनट। तो इनके बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा? 240 अपॉन 60, 6 4 जा 24, मतलब 4 आवर का इनके बीच में गैप होगा। वैसे उस तरीके से भी देख सकते हो कि 1 डिग्री मतलब सॉरी 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 आवर होता है। और यहां कितना है? 60 डिग्री है, तो कितना होगा? 15 4 जा मतलब 4 आवर का गैप होगा इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में। इन दोनों की जो टाइमिंग होगी उनके बीच में 4 घंटे का गैप होगा। अभी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ईस्ट से ईस्ट में जब जाएंगे तब उनके बीच में कितना गैप होगा। ठीक है, इन चीजों को अभी हम अब यहां पर हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है कि 15 डिग्री ईस्ट एंड 5 डिग्री ईस्ट, मतलब 5 डिग्री ईस्ट में और 15 डिग्री ईस्ट में। यहां पर क्या है? सेम सेम है। यहां पर 0 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, पहले 5 आया होगा फिर 15 आया होगा। तो 5 और 15 के बीच में गैप कितने का है? 10 का है। और 10 डिग्री के बराबर क्या होगा भाई? 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 मिनट। इनके बीच में गैप कितना होगा? 40 मिनट का होगा। ये 40 मिनट इससे आगे होगा, 15 डिग्री वाले से 5 मिनट और 5 डिग्री वाला आगे होगा, क्योंकि यहां पर सूरज पहले आ गया होगा और इसके बाद यहां सूरज आया होगा। वैसे अगर इंडिया की बात करी जाए ना, तो इंडिया में भी अगर हो सकता था कि 2 टाइम जोन हो जाते, क्योंकि ये 5 और 6 यूटीसी में आते थे। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर जैसे यहाँ से मुंबई से कोई ट्रेन निकलती, ठीक है, और वो कहाँ पहुँचती? सिक्किम या वेस्ट बंगाल पहुँच जाती, कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पर समय कुछ और हो रखा होता था और यहाँ पे कुछ और समय हो रखा होता था। अगर इस तरीके से समस्या हमारे सामने आती तो हमारे यहाँ टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे बीच में सिर्फ 2 घंटे का ही तो अंतर है। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा बीच का टाइम ले लेते हैं जिससे हमें पूरे कंट्री में एक ही टाइम को जन करा सकें। ठीक है, तो इसलिए हमने वो IST जो है एकदम बीच का ले रखा था। अब बात करें हम आइडियल की, इंटरनेशनल डेडलाइन, जो मेन टॉपिक है इसका। ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं बचना है, कैसे भी अपने आप को बचा के रखना है, तो हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इंटरनेशनल डेडलाइन का टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। बचाने का अर्थ है कि क्राइम करके चले जाओ, पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे क्राइम करना है, कैसे बचना है, वो बता रहा हूं। सच में क्राइम नहीं करना है, ये सिर्फ बताया जा रहा है। इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो जो 180 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है, यहां पर फाइनल में जाके 180 डिग्री मिलेगा। सॉरी, यहां से कुछ शुरू हुआ होगा, ठीक है, यहां से 1 2 3 180 यहाँ गया होगा, यहां से 180 गया होगा। तो ये दोनों जो पीछे जाके पेज मुड़ गया होगा, ऐसा सोच लीजिए, ये पीछे जाके मुड़ गया होगा। 3D फिगर में सोचिए, पीछे जाके 180 डिग्री बन गया होगा। तो ये जो हमारे साइड है, ये एशियन साइड आएगी। ठीक है, एशियन साइड होगी, और ये हमारी कौन सी होगी? अमेरिकन साइड होगी। ठीक है, वह एशियन और ये अमेरिकन। सपोज कर लीजिए कि एशिया से कोई फ्लाइट जाती है, एशिया के साइबेरिया से, क्योंकि साइबेरिया एकदम एंड में है। ठीक है, एशिया के साइबेरिया से कोई फ्लाइट उड़ती है, वो कहां पहुंचती है? अलास्का पहुंचती है। अमेरिका के अलास्का में जाके रुकती है, क्योंकि एशिया यहां पर तो सूरज निकल गया था, लेकिन अभी यहां तक आते आते भी बहुत समय है, और वो करीबन 8-9 घंटे में वो अलास्का पहुंच गया। तो वो इस जगह से इस जगह आएगा। जैसे 9 तारीख को कोई फ्लाइट चली, 9 मई को कोई फ्लाइट चली, ठीक है, क्योंकि यहां तो दिन हो चुका है, 9 तारीख है, लेकिन यहां पर क्या है? 8 तारीख है।
क्योंकि एक दिन पीछे ही होगा ना। तो जब ये इधर क्रॉस करके आएगा, यहां पर जब तक 9 होगी, जब तक यहां पर 10 हो चुकी होगी। ठीक है, अगर वही पर्सन अमेरिका के अलास्का से एशिया के एशियन में रशिया के साइबेरिया में जाता है, तो वहां पर उसे 1 डे का लॉस हो जाएगा। एक डे का लॉस कैसे होगा कि वो 10 में अगर बैठेगा ना, और कुछ ही घंटे बाद, मतलब 9 घंटे ही बिताएगा, 9 घंटे बाद उसे 11 तारीख देखने को मिल जाएगी। अगर 10 को ही बैठेगा और 10 में ही बैठने के बाद उसे तुरंत ही 9 घंटे बिताने के बाद ही 11 तारीख देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो डेट लाइन को क्रॉस कर लेगा। और ये डेट लाइन जो होती है, ये पैसिफिक ओशियन से होकर निकलती है, पैसिफिक ओशियन से होकर जाती है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो कैसी लाइन होती है? ये होती है जिगजैग, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन। अब टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है तो क्या ये कोई लैंड मास से होकर निकलती है? जी बिल्कुल नहीं, लैंड मास से होकर नहीं निकलती, किसी भूमि के क्षेत्र से होकर नहीं निकलती है, से होकर और कंप्लीट या पूरे तरीके से जल से होकर निकलती है। ठीक है, मतलब पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से निकलती है। यहां प्रशांत महासागर है, यहां प्रशांत महासागर है, पीछे जोड़ के आ गए, यहां पूरी एक लाइन आ गई। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है आपका न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के कुछ आइलैंड हैं। यहाँ आइलैंड से होकर ये निकल सकती थी, अगर सीधे निकालते तो आइलैंड लैंड मास से होकर निकल सकती थी, लेकिन सेम देश में अलग अलग डेट एक ही दिन में हो जाती और ऑफिशियल वर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम होती। इस वजह से इन्होंने इसको अपने लैंड मास से होकर गुजरने नहीं दिया, और किसी भी देश ने नहीं गुजरने दिया। नहीं तो तुम क्या करते कि एशिया के साइबेरिया में एक मर्डर करके और पहुंच जाते और बोल देते कि भाई 9 तारीख को तो मैं वहां था ही नहीं, मैं तो यहां था एक दिन पहले, जिस दिन वहां मर्डर हुआ मैं तो था ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मतलब ये तो मैंने थोड़ा कॉमेडी के लिए बोल दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां से अगर जाओगे तो एक दिन तुम्हें फालतू मिल जाएगा जीने के लिए। और इधर से अगर अमेरिका के अलास्का से तुम साइबेरिया जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक दिन का लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आइडियल का कॉन्सेप्ट है कि एक दिन का लॉस होता है जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें गेन हो जाएगा 1 डे, और जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें लॉस देखने को मिला, एक दिन का हानि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आइडियल का कॉन्सेप्ट है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में सारे उसकी 5 पार्ट 6 पार्ट वो सारी कवर हो गए। लॉन्गिट्यूड में सभी मैंने बता दिया कि अर्थ का रोटेशन किधर होता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है, इंडिया का मानक समय वाली रेखा जो तिथि रेखा है वो मानक समय रेखा है वो कहाँ होकर गुजरती है। तो मानक समय के बारे में भी आपको समझ में आ गया। 82.5 में भारत का एक्सटेंशन कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो वहाँ पर 2 UTC आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का हमने एक बीच का मिडिल टाइम ले लिया 82.5 का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियो में लाता रहूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक मैंने एक बार में ही कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो का आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।